हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और आज हम लोग देखने वाले हैं गद्य प्रश्न, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सीटेट जुलाई 2024 में आने वाले 15 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो गद्य से आएंगे और पद्य से आएंगे। और जो 15 क्वेश्चन है वो आपके पेडागोजी से आएंगे। तो संस्कृत की दुनिया चैनल पे आपको गद्य प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने गद्य प्रश्न की एक सीरीज सॉल्व कराई थी और पद्य की भी सीरीज हम लोग लाने वाले हैं। पेडागोजी की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज को जाकर देख लीजिए और उसको सॉल्व करते करते आपको संस्कृत पढ़ना आ जाएगी। इस बात की बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो सिखाते हैं कि हाँ, संस्कृत पढ़ा कैसे जाए। जब आप संस्कृत के सवालों को पढ़ लोगे, सीख लोगे कि हाँ कैसे पढ़ा जाता है, आप समझ जाओगे कि हाँ प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तो उत्तर जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। क्योंकि शिक्षण से क्वेश्चन आता है, संस्कृत में आता है, संस्कृत के पेपर में आता है। तो अगर आपको संस्कृत में अच्छे नंबर लाने हैं तो जरूर से जरूर जुड़े रहिए और इस वीडियो को स्किप ना करके बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा। और जरूर से जरूर आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। किस पोर्शन में? तो संस्कृत के पोर्शन में लाभ होगा। गद्य प्रश्न है और पेपर में आपके यहीं से आएगा का मतलब है कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और जिस तरह हम सॉल्व आपको करना सिखाते हैं वैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके गद्य में 15 में से 15 नंबर आना बिल्कुल ही निश्चित है। तो जितने भी लोग हैं सीटेट 2024 जुलाई वाला देने वाले हैं, उन सबके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदी और संस्कृत 30 में 30 नंबर लाने की गारंटी मिलती है कि 30 में 30 नंबर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और उसके बाद आपके विवेक पे है, आपके अध्ययन पे है कि आप उसमें कितना ला सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज। हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। और प्रश्न हम लोगों को कहाँ से मिल जाएंगे? तो प्रश्न हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों का खुला हुआ है WPS ऑफिस। ठीक है, तो ये पहला गद्य है जिसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि आखिर संस्कृत पढ़ी कैसे जाए कि आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए हम लोगों ने आसान लिया हुआ है ताकि आप लोग इसको पहले पढ़ना सीखो। तो क्या लिखा हुआ है? प्रदूषण समस्यायाः विषये अद्य संपूर्णः विश्वः चिंतातुरः अस्ति। प्रदूषण समस्या के विषय में आज संपूर्ण विश्व क्या है? चिंता आतुर है, चिंतित है। क्या है? चिंतित है। ये पहले आपका कह रहा है। क्या कह रहा है? गद्य कह रहा है कि प्रदूषण समस्या विषये अद्य संपूर्ण विश्वः चिंतातुरः अस्ति। यानी कि प्रदूषण समस्या के विषय में आज संपूर्ण विश्व जो है चिंता से आतुर है, यानी कि चिंता किए जा रहा है। तो उसके बाद क्या है फिर? संयुक्त राष्ट्र संघेन अपि अस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विषय पर अपनी चिंता प्रकट की है। प्रदूषण निवारणस्य, क्या लिखा है? प्रदूषण निवारणस्य उपायेषु वृक्षारोपणम सर्वोत्कृष्टम मतमा। यानी कि प्रदूषण के निवारण के उपाय में कौन सा सर्वोत्कृष्ट है? सर्वोत्कृष्ट है। तो सर्व उत्कृष्ट, क्या लिखा है? सर्व उत्कृष्ट, यानी सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा क्या है? अगर प्रदूषण निवारण करना है तो क्या लिखा है? वृक्षारोपण करना सबसे उचित है, सबसे उत्कृष्ट है। फिर क्या है? प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धे वृक्ष कर्तनम आरब्धन। प्रदूषण की समस्या तब आरंभ हुई जब मानव ने स्वार्थ सिद्धि के लिए वृक्षों को काटना आरंभ कर दिया। वृक्षों को क्या करने लगा? काटने लगा। लकड़ी, मेज, जितने भी आपके सामान है, खिड़की विड़की, सब बनाने के लिए क्या करने लगा? लकड़ी को काटने लगा। पेपर बनाने के लिए लकड़ी को काटने लगा। हर एक चीज के लिए क्या हम लोगों को लकड़ी क्यों काटने की आवश्यकता पड़ने लगी? और हम लोगों ने वृक्ष कर्तनम का आरब्ध कर दिया। प्रकृतौ संतुलन स्थापनार्थ, ठीक है, संतुलन स्थापना अर्थ वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम। प्रकृतौ, ठीक है, प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के अर्थ में
प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए वृक्षों का रक्षण करना, यानी जो लगे हुए हैं उनको काटने से बचाना, उनकी रक्षा करना। और वृक्षारोपणम चावश्यकम, यानी कि वृक्षों को बचाना और वृक्षों को रोपना। वृक्षों को बचाना और वृक्षों को रोपना क्या है? अति आवश्यक है। इदम संतुलनम एव भूरक्षणार्थ अतिवृष्टे अनावृष्टे चा रक्षितुम समर्थम। इसके संतुलन से जो भू का क्षरण होता है, जो भूमि का क्षरण होता है, जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, बारिश में मिट्टी का कटाव होता है। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक बारिश होती है, और अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। इससे रक्षा करने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे। क्या करने से? तो प्रकृति का संतुलन स्थापित करने से। कैसे होगा? तो वृक्षों को जो लगे हुए हैं उनको बचाना है, और जो कट चुके हैं उनकी जगह पे हम लोगों को नए वृक्ष को वृक्षारोपण करना है, उनका रोपण करना है। अगला क्या लिखा हुआ देखिए, धूमा नाम विषाक्त वायु नाम च शोषणस्य सामर्थ्य वृक्षेषु एव। जो धुएं युक्त विषाक्त वायु है, जो आपका वाहनों से धुआं निकलता है, जो आपका चिमनियों से धुआं निकलता है, उसको देखिए, धूमा नाम विषाक्त वायु नाम चा शोषणस्य सामर्थ्य वृक्षेषु चा वृक्षेषु एव, यानी कि धुएं से युक्त जो विषैली वायु है उसका शोषण करने के लिए वृक्ष क्या है? सामर्थ्यवान है। वृक्ष उस वायु का शोषण कर लेते हैं। वृक्ष जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को प्रदान करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो किस रूप में होती है? तो विषैली धुएं के रूप में होती है। उसको शोषण करने के लिए, उसको अवशोषित करने के लिए वृक्ष जो है वो सामर्थ्य होते हैं। एतेन एव पृथ्वीम सस्य श्यामलाम कर्तुम शक्यते, यानी कि इस तरह से पृथ्वी जो है आपकी सस्य श्यामला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी। ये आपका कब? जब आप वृक्षों को लगाओगे और बचे हुए वृक्षों को कटने से बचाओगे। श्रीमद् भागवते अपि भगवान कृष्णः वृक्षाणाम महत्वम बलरामम प्रति निवेदितवान। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने भी वृक्षों का महत्व जो है किसको बताया है? तो बलराम प्रति निवेदितवान, बलराम के प्रति उन्होंने बताया है। किसको? तो श्री कृष्ण ने बलराम जी को बताया है। किसमें? तो श्रीमद् भागवत में। इतना आप लोगों को समझ में आया? इसमें कहीं पोर्शन में कोई गड़बड़ी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो। अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। सिर्फ संस्कृत में पढ़ेंगे और हिंदी अपने दिमाग में रखेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रदूषण समस्यायाः विषये अद्य संपूर्ण विश्व चिंतातुरः अस्ति। संयुक्त राष्ट्र संघेन अपि अस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता। प्रदूषण निवारणस्य उपायेषु वृक्षारोपणं सर्वोत्कृष्टं मतम्। प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धे वृक्ष कर्तनम् आरब्धम्। प्रकृतौ संतुलन स्थापनार्थ वृक्ष रक्षणं वृक्षारोपणं च आवश्यकम्। इदं संतुलनम एव भूरक्षणात् अतिवृष्टे अनावृष्टे च रक्षितुं समर्थम। धूमानां विषाक्त वायूनां च शोषणस्य सामर्थ्य वृक्षेषु एव। एतेन एव पृथ्वीं सस्य श्यामला कर्तुं शक्यते। श्रीमद्भागवते अपि भगवान कृष्णा वृक्षाणां महत्वं बलरामं प्रति निवेदितवान। ये आपका गद्य आया है। इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाते हो तो आपको 15 नंबर, 8 नंबर इसके और 7 नंबर आपके पद्य के मिल जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे और देखेंगे कि प्रश्न अगर पूछा है तो क्या यहां से उत्तर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? वृक्षारोपणेन का संभवा। वृक्षारोपणेन का संभवा। वृक्षारोपणेन का संभवा।
ए ऑप्शन आपका दिया गया है वृक्षारोपणेन वृष्टि संभवा, वृक्षारोपणेन पृथ्वीं सस्य श्यामलाम कर्तुम संभवा, वृक्षारोपणेन नष्ट प्रायणाम पशु पक्षिणाम जातीनाम च रक्षा संभवा, वृक्षारोपणेन उष्णाधिक्याम रक्षा संभरम। यानी कि बताइए क्या लिखा हुआ है, वृक्षारोपण रोपण करने से क्या संभव होगा, तो पानी बरसेगा, वृष्टि संभवा है, या पृथ्वी सस्य श्यामला हरी भरी हो जाएगी, वृक्षारोपण नष्ट प्रायाणाम पशु पक्षिणाम जातिनाम च रक्षा संभवा, पशु पक्षियों की रक्षा संभव हो जाएगी, वृक्षारोपण उष्णाधिक्यात रक्षा संभवा, यानी कि जो अधिक गर्मी पड़ रही है उससे रक्षा हो जाएगी। तो देखिए सही है आपका, लगभग लगभग सब सही लिखा है, लेकिन आपको किसके अनुसार देखना है, आपको आपके गद्य के अनुसार देखना है। तो जब आप गद्य में जाओगे तो क्या क्वेश्चन था आपका, वृक्षारोपणेन का संभवा, तो आपको जब गद्य में हम लोगों ने देखा था तो यहाँ क्या लिखा है कि ये देखिए एतेन एव पृथ्वी सस्य श्यामलाम कर्तुम शक्यते, यानी कि पृथ्वी वृक्षारोपण करने से क्या होगा, पृथ्वी जो है वो सस्य श्यामला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सस्य श्यामला हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन आपका इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो आप लोग बता सकते हो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका किसकी वजह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गद्य में यही दिखा है कि वृक्षारोपणेन पृथ्वीं सस्य श्यामलाम कर्तुम शक्यते, यानी संभव है कि पृथ्वी वृक्षारोपण करने से, मतलब कि संभवा इन द सेंस क्या, संभवा का मतलब है कि संभव है, लेकिन जब आप वृक्षारोपण करोगे, वृक्षों को बचाओगे, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी क्या हो जाएगी, सस्य श्यामला हो जाएगी, जो आपका गद्य में लिखा हुआ है, यानी कि हरी भरी हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आपको गद्य में भी देखने को मिला होगा। ये फिर से प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, 2 बार टाइप हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कस्याम संतुलन स्थापनार्थम वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम अस्ति, किसकी संतुलन स्थापना अर्थ में वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम अस्ति, तो देखो किसकी संतुलन की स्थापना के लिए वृक्ष का रक्षण और वृक्षारोपण आवश्यक है, तो बताइए जल की, पृथ्वी की, वायु की, या फिर आपकी प्रकृति की। बताइए जल की, पृथ्वी की, वायु की या प्रकृति की, किसकी संतुलन की स्थापना के अर्थ में वृक्ष रक्षण और वृक्षारोपण आवश्यक है। तो जो आपका लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, गद्य में लिखा हुआ है कि प्रकृति के संतुलन में, किसके संतुलन में, प्रकृति के संतुलन में। ऊपर आइए देखिए, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको गद्य में ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए आपको लिखा हुआ है प्रकृतो संतुलन स्थापनार्थ, प्रकृतो संतुलन स्थापनार्थ वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम। तो कभी भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसके बाद कहाँ जाइएगा, गद्य पे आपको जाना है, गद्य में आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक बार गद्य आप बिल्कुल ही ऐसी नजरों से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, जैसे ऐसे पढ़ा, मौन वाचन कर लिया आप लोगों ने गद्य का, उसके बाद तुरंत आप लोग क्वेश्चन पे चले गए, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद सारे आंसर देखे, सारे आंसरों का मौन वाचन किया, उसके बाद तुरंत आप कहाँ चले गए, फिर से गद्य पे चले गए और गद्य में आपने वो आंसर ढूंढ लिया, जो आंसर गद्य में होगा वही आंसर आपको लगाकर आ जाना है। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके प्रिय हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, संस्कृत जिन्होंने ले रखी है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघेन कस्मिन विषये चिंता प्रकटिता, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस विषय में चिंता प्रकट की है, तो देखिए जल संचयन समस्याया विषय चिंता प्रकटिता, जल संचय के विषय में समस्या प्रकट की है, उन्होंने चिंता प्रकट की है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रदूषण समस्या विषय चिंता प्रकट, प्रदूषण के संबंध में समस्या के विषय में चिंता प्रकट की है। जनसंख्या विषय, संयुक्त जनसंख्या के विषय में, या वैश्वीकरण विषय, किसमें, वैश्वीकरण विषय कि वैश्वीकरण से विषय। तो देखिए उन्होंने जल के बारे में भी समस्या प्रकट की होगी, उन्होंने प्रदूषण के बारे में भी समस्या प्रकट की है, उसने जनसंख्या के बारे में भी बिल्कुल प्रकट की होगी अपनी समस्या विषय में।
लेकिन हम लोगों को कहाँ जाना है, डायरेक्ट हम लोगों को जाना है अपने गद्य पे। गद्य में क्या लिखा है, तो गद्य में आपको लिखा मिल जाएगा, ये देखिए, ये देखिए कहाँ लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है, प्रदूषण समस्यायाः विषये अद्य संपूर्णा विश्व चिंतातुरास्ति संयुक्त राष्ट्र संघेन अपि अस्मिन् विषये चिंता प्रकटता, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस विषय में अपनी चिंता प्रकट की है, तो प्रदूषण समस्या के विषय में अपनी चिंता प्रकट की है। और यहाँ ऑप्शन में भी आपको प्रदूषण ही लगाना है। क्या लगाना है, तो आपको प्रदूषण लगाना है। ये देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में आपका ये देखिए, जल संचय भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रदूषण समस्या भी है, जनसंख्या भी है। आपको क्या लगाना है, तो आपको आपके अनुसार नहीं, गद्य के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करके आना है। बी ऑप्शन में आपको नंबर मिलेगा, भले ही उसने किसी भी विषय पे अपनी चिंता प्रकट की हो, लेकिन आपको क्या है, तो आपको गद्य के अनुसार इसका जवाब देना है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़े, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, फिर पेडागोजी भी सॉल्व करनी है हम लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता, ठीक है, प्रदूषण समस्या कब उपस्थित हो गई, कब उपस्थित हुई भैया, पहले तो नहीं थी प्रदूषण की समस्या, कब उपस्थित हुई प्रदूषण की समस्या पूछ रहा है, तो ए लिखा है, मानवेन यदा औद्योगिकरणम आरब्धम तदा प्रदूषण समस्या उपस्थिता, मानव ने जब औद्योगिकरण का आरंभ किया तब जाकर प्रदूषण की समस्या उपस्थित हुई। बी लिखा है, मानवा यदा प्रकृति संपदाम दोहनम कृतवंतः यत् तदा प्रदूषण समस्यायाः प्रारंभः सजात, यानी मानव ने जब प्रकृति संपदा का दोहन करना चालू किया तब जाकर के प्रदूषण की समस्या आरंभ हुई। या फिर लिखा है, प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धये वर्ष कर्तव्यम आरब्धम, तो प्रदूषण समस्या तब उपस्थित हुई जब मानव ने स्वार्थ सिद्धि के लिए वृक्षों को काटना आरंभ किया। किसके लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए वृक्षों को काटना आरंभ किया। और डी क्या लिखा है आपका, तो जल वृष्टे अभावात प्रदूषण समस्या उपस्थितम, कि जब जल की वृष्टि की आभा हुई, मतलब की कमी हुई, तब जाके प्रदूषण समस्या उपस्थित हुई। तो गद्य में जो आपका ऑप्शन सही दिया गया है, गद्य के लिए जो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, वो कौन सा सही है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धये वर्ष कर्तनम आरब्धम, कि प्रदूषण की समस्या तब आरंभ हुई जब मनुष्य ने अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसको काटना प्रारंभ कर दिया, तो वृक्षों को काटना आरंभ कर दिया। वर्ष कर्तनम आरब्धम। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य से ही रिलेटेड प्रश्न होगा। हाँ ठीक है, केशाम शोषणस्य सामर्थ्यम केशु अस्ति, किसके शोषण में सामर्थ्य कौन है, किसके शोषण में सामर्थ्य कौन है, तो धूमा नाम विषाक्त वायु नाम चा शोषणस्य सामर्थ्य वृक्षेषु अस्ति, कि धुएं युक्त विषाक्त वायु के शोषण में वृक्ष सामर्थ्य है। जला नाम शोषण से सामर्थ्यम अग्निषु अस्ति, कि जल जो है वो अग्नि के शोषण में सामर्थ्य है। रुधिराणाम शोषण से सामर्थ्यम रोगेषु अस्ति, कि रुधिर जो है वो रोगों के शोषण में सामर्थ्य है। या फिर रसानाम शोषण से सामर्थ्यम जीवेषु अस्ति, कि रस जो है, जो रस है, विभिन्न रस हैं, वो किसका शोषण करने के लिए, जीवों का शोषण करने के लिए सामर्थ्य है। तो आप लोगों ने हमारे साथ ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो आप लोगों ने जब ऊपर पढ़ा था, अभी हम लोगों ने गद्य पढ़ा था, तो उसमें क्या ऑप्शन आया था कि धूमा नाम विषाक्त वायु नाम क्या शोषण से सामर्थ्य वृक्षेषु अस्ति, कि धुएं युक्त विषैली वायु का शोषण करने में कौन सामर्थ्य है, तो आपकी वायु सामर्थ्य है। ठीक है, सॉरी, ये वृक्ष सामर्थ्य, कौन सामर्थ्य है, वृक्ष सामर्थ्य। वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों को दे देते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, तो धुएं युक्त विषैली होती है, वायु होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास कि हाँ, अगर संस्कृत की दुनिया में रहकर पढ़ लिया, संस्कृत की दुनिया में रहकर पढ़ लिया तो संस्कृत बिल्कुल आसान हो जाएगी और सीटेट कोई रोक नहीं पाएगा आपको पास करने से। ये बिल्कुल गारंटी है मेरी कि अगर आपने संस्कृत और हिंदी इस चैनल से पढ़ ली तो यहीं से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है,
प्रीवियस ईयर हम लोग खुद सॉल्व करा रहे हैं, और जो जो मूल्यवान प्रश्न है, जहां जहां से प्रश्न आने की संभावना है, वो पेडागोजी के प्रश्न भी सॉल्व करा रहे हैं, हिंदी भी सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोगों को ये चैनल देखने के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने उरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ से संस्कृत और हिंदी सॉल्व करके बिल्कुल ही सीटेट पास कर जाओगे। तो बिल्कुल ही आप लोग जुड़ जाइए, और जिसको जिसको जोड़ना है उसको भी जोड़ लीजिए। हम लोग नए गद्य पे आने वाले हैं। नया गद्य है, पुराना गद्य आपको समझ में आया होगा, प्रदूषण समस्या से रिलेटेड था, और 2019 का वो गद्य था, 2019 सीटेट में वो आया था। तो वैसे ही गद्य का पोर्शन आता है, और संस्कृत बिल्कुल चेंज नहीं होती, बस संस्कृत में लिखी होती है। बस इतनी सी बात है कि संस्कृत जो है वो संस्कृत में लिखी होती है, और संस्कृत पढ़ना हम लोग बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोगों को विभक्ति हटानी है और संस्कृत पढ़ लेनी है। क्या करना है? विभक्ति हटानी है और संस्कृत पढ़ लेनी है। कैसे विभक्ति हटानी है तो देखते हैं, अगला हम लोग पढ़ते हैं। जुड़ जाइए, और जिसके पास भेजना है उसको भेजिए। अति प्राचीन काले, ए हटा दो, अति प्राचीन काल श्रवणम, हलंतित मा हटा दो, एव प्रधानम, मा हटा दो, विद्या साधनम, मा हटा दो, हलंतित मा हटा दो, आसित, आसित को रहने दो। अति प्राचीन काल में श्रवण एक प्रधान विद्या साधन था। ठीक है, प्राचीन, अति प्राचीन काल में, पुराने समय में, बहुत पुराने समय में जो विद्या का साधन था वो क्या था? आपका श्रवण था। अति प्राचीन काले श्रवणम एव प्रधानम, एक प्रधान विद्या का साधन था। विद्या ग्रहण करने का साधन क्या था? आपका श्रवणम था। ठीक है, काल क्रमेण लेखन पद्धति आरब्धा, समय के बीतते हुए लेखन पद्धति का आरंभ हुआ। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है जो संस्कृत में लिखा हो सब हिंदी में लिखा है। काल क्रमेण लिखा है, एड़ लगा है, कालक्रम, कालक्रम तो जानते हो, तो एड़ जो लगा है वो आपकी विभक्ति लगी है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको विभक्ति एवं वचन जरूर से जरूर पढ़ा दें, ताकि आप लोगों को थोड़ी और आसानी हो जाए। काल क्रमेण लेखन पद्धति आरब्धा, इदानीम गणक यंत्र युगम अस्ति, इसके बाद जो है गणक यंत्र युगम का आरंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद गणना करने का भी आरंभ हुआ। पहले श्रवण था, फिर लेखन प्रारंभ हुआ, उसके बाद गणना करने का आरंभ हुआ। गणक यंत्र द्वारा ध्वनि यंत्र द्वारा आविष्कृते दर्शन श्रवण माध्यमे इदानीम विद्या साधने स्तः, ध्वनि के माध्यम से गणना यंत्र के माध्यम से का आविष्कार हुआ, और इसके दर्शन यानी देखने और श्रवण माध्यमे सुनने के माध्यम से विद्या साधन मतलब कि बढ़े। विद्या का साधन जो है वो बढ़ गया। पहले केवल श्रवण माध्यम था, उसके बाद आपका दर्शन भी माध्यम हो गया, और गणक यंत्र द्वारा भी आपका गणना भी आपकी माध्यम हो गई। किम ऐसा प्रक्रिया मानव समाज से विकासम प्रदर्शयति, क्या ये प्रक्रिया मानव समाज का विकास प्रदर्शित करती है अथवा या विकार प्रदर्शित करती है? विकारम इति तावत चिंतनीयम, यह विषय चिंता का है कि जो ये प्रक्रिया आपकी हुई, जो आपका ये ध्वनि यंत्र द्वारा ध्वनि यंत्र आविष्कृत हो गए, और दर्शन श्रवण माध्यमे इदानी विद्या साधने स्था, ये आपका आविष्कृत हो गए। क्या ये प्रक्रिया मानव समाज के विकास को प्रदर्शित करती है अथवा विकार इति तावत चिंतनीयम, कि विकार को प्रदर्शित करती है, यह चिंता का विषय है। गुरोः मुखात् श्रवणम गुरोः सन्निधानम शिष्यस्य अवधानम गुरु, कि गुरु के मुख से जो विद्या ग्रहण होती थी, गुरु के मुख से जो श्रवण होता था, गुरु जब सन्निधान देते थे, ध्यान देते थे बालकों के ऊपर, और शिष्य से अवधानम, जब शिष्य का ध्यान भटकता था तो गुरु उस ध्यान को अवधान में लाते थे, यानी कि जब वो भटकता था तो उसको बिल्कुल सही कर देते थे। गुरु शिष्यो वात्सल्याचा ज्ञान संपदानाम पोषति, गुरु और शिष्य का जो प्रेम भरा वात्सल्य भरा ज्ञान संपदा थी वो पोषित होती थी। तब पोषित होती थी जब केवल श्रवणम एक साधन था विद्या का। कदाचित शिष्यस्य अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति स्मम,
कदाचित कभी कभी शिष्य जो है जब वो भटकता था, अनवधान में आता था, अवधान से अनअवधान में आता था, गुरु उसको क्या करता था, सावधान करता था, क्योंकि शिष्य जो है गुरु के सामने उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहा होता था। गुरु सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम चा अनुभवती स्म। गुरु के सन्निधान में, गुरु के सानिध्य में जो शिष्य होता था वो आत्मीयता सीखता था, करुणा भाव सीखता था, प्रेम सीखता था, वात्सल्य था का अनुभव करता था। यंत्र माध्यमेन श्रवणे तू ना सावधना सावधानताया बोधा ना आत्मीयता अनुभव। यंत्र के माध्यम से श्रवण करने पे तुम ना सावधान हो पाते हो और ना ही आत्मीयता का अनुभव कर पाते हो। इसलिए कहते हैं बालकों, बच्चों, कि अगर आप यंत्र के माध्यम से भी पढ़ रहे हो तो हम तो आप लोगों का पूरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि आपका ध्यान जो है लेक्चर पे बना रहे, लेकिन आपको भी अपने अवधान को अनवधान में परिवर्तित नहीं होने देना है। क्योंकि पहले के काल में क्या होता था कि जो शिष्य होता था वो गुरुकुल परंपरा में जाता था तो गुरु के सामने रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, तो गुरु उस शिष्य के अवधान को बचा के रखता था और किसका बोध कराता था, आत्मीयता का बोध कराता था। किसका, आत्मीयता का बोध कराता था और सावधान भी करता रहता था। यही लिखा हुआ है, यंत्र माध्यमेन श्रवणे तू ना सावधाना सावधानताया बोधा ना आत्मीयता अनुभव। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ऊपर कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए लिखा है, अतः यंत्र श्रुत्या ज्ञानम दुर्लभम एव। अतः यंत्र के सुनने से जो ज्ञान है वो दुर्लभ होता चला गया। क्या हो गया, दुर्लभ होता चला गया। आज की डेट में ज्ञान व्यान नहीं है, बस जितना आ पाया उतना आ रहा है, क्योंकि गुरु परंपरा आज की डेट में बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है कि कोई शिष्य और कोई गुरु जो है वो वात्सल्य प्रेम के साथ जुड़ा हुआ हो, आत्मीयता का अनुभव करता हो, ऐसी परंपरा खत्म हो गई है। अब बस यंत्र के माध्यम से ही गुरु और शिष्य का मेल होता है, लेकिन उससे कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि यंत्र जो है, यंत्र में एक साथ कई सारी चीजें आती हैं, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गई, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गई, तो क्या होता है कि जो अवधान होता है वो अनावधान में परिवर्तित हो जाता है। जो बालक परिश्रम से नहीं पढ़ रहे होते हैं वो जो है लैग कर जाते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि बालकों हम कहते हैं कि आप लोग जब पढ़ रहे हो, चाहे गद्य सीरीज चले, चाहे पद्य, चाहे सीटेट में कुछ भी पढ़ रहे हो, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश कुछ भी पढ़ रहे हो, तो अपने ध्यान को ना भटकने दो, क्योंकि एक बार अगर ये ध्यान भटकेगा तो आपका 1-2 घंटा आराम से लेके चला जाएगा। और अगर 1-2 घंटा ऐसा ही जाता रहा तो आपका जो समय है पूरा का पूरा 1-2 महीने का, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो बिल्कुल साथ में जुड़े रहो, बिल्कुल अगर नींद आ रही हो तो ऐसे ऐसे करते रहो। ठीक है, आप लोग अपने ध्यान को बना के रखो। तो गद्य हम लोग देख रहे हैं, इसी से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्या लिखा है, व्यक्तित्व निर्माणम चा अपि दुर्लभम। व्यक्तित्व का निर्माण भी क्या हो गया, बहुत दुर्लभ हो गया। अब अच्छा व्यक्तित्व नहीं मिलता, लोग जो है गलत भाषा में बात करते हैं। लेकिन पहले के लोग जब गुरु के शरण में रहते थे, बचपन में ही बालक 5 साल का बालक जब गुरु के पास चला जाता था तो गुरु से बोलचाल भी सीखता था, गुरु जैसे बोलते थे वैसा ही बोलता था, और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता था। उसके अंदर एक सहनशीलता का भाव होता था, एक करुणा का भाव होता था, एक दया का भाव होता था, और वो अपने हित के लिए छोड़िए समाज हित के लिए कार्य करने का प्रयत्न करता था। एक व्यक्तित्व का निर्माण होता था। लेकिन आज भी क्या है, ये आज क्या हो गया, दुर्लभ हो गया है। गुरोः सन्निधाने शिष्यः न केवलम ज्ञानम प्राप्नोति अपितु सदाचारम स्वावलंबन सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टि अपि बोधयति। गुरु के सानिध्य में शिष्य न केवल ज्ञान को प्राप्त करता था, अपितु सदाचारम स्वावलंबन सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टि अपि बोधयति, कि सदाचार सीखता था, स्वावलंबी बनता था, अपने ऊपर निर्भर रहता था, सार्थक जीवन की, हाँ जीवन में करना क्या है, क्या सिर्फ खाना पीना, बस खाना पीना, कपड़े पहनना, घूमना, नहीं, जीवन एक सार्थक जीवन जीने के लिए वो क्या होता था, तो निर्वाह दृष्टि उसके पास आ जाती थी कि सार्थक जीवन उसको कैसे निर्वाह करना है। ये हम लोगों का आपका गद्य हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया? एक बार हम लोग ऐसे ही पढ़ लें इसको, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अति प्राचीन काले श्रवणम एव प्रधानम विद्या साधनम आसीत, काल क्रमेण लेखन पद्धति आरब्धा, इदानीम गणक यंत्र युगम अस्ति, गणक यंत्र द्वारा ध्वनि यंत्र द्वारा आविष्कृते
दर्शन श्रवण माध्यमे इदानीम विद्या साधने स्तः किम एषा प्रक्रिया मानव समाज से विकासम प्रदर्शयति अथवा विकारम इति तावत् चिंतनीयम गुरो मुखात् श्रवणम गुरो सन्निधानम शिष्यस्य अवधानम गुरु शिष्ययो वात्सल्यम च ज्ञान संपादनम पोष्यति कदाचित शिष्यस्य अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति स्म गुरो सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति स्म यंत्र माध्यमेन श्रवणेतु न सावधान ताया बोधाना आत्मीयता अनुभवा अतः यंत्र सूत्र ज्ञानम दुर्लभम एव व्यक्तित्व निर्माणम च अपि दुर्लभम गुरो सन्निधाने शिष्य न केवल ज्ञानम प्राप्नोति अपितु सदाचारम स्वावलंबन सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिम अपि बोधयति। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा है कस्य अनवधाने कह कम सावधानम करोति स्म किसके अनवधान होने पर कौन किसको सावधान करता है? बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके अनवधान में आने पर कौन किसको सावधान करता है? तो सेवकस्य अनवधान स्वामी तब सावधानम करोति, सेवक के अवधान पे स्वामी, या बालकस्य अनवधाने पिता तम सावधान, या बालक के अनवधान पे पिता उसको सावधान करता है, या फिर शिष्यस्य अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति कि शिष्य के अनवधान पे गुरु उसको सावधान करता है, या फिर राज्ञा अनवधाने मंत्रीमता सावधानम करोति स्म कि राजा के अनवधान पे मंत्री उसको क्या कहता है? सावधान करता है। तो बात समझिए, चारों चीजें सही लिखी है, चारों चीजें उस पे सही लिखी हैं, लेकिन गद्य के अनुसार आपका क्या सही है? शिष्यस्य अनवधाने गुरुतम सावधानम करोति स्म, शिष्य के अनवधान पे गुरु जो है उसको सावधान करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अति प्राचीन काले विद्याया प्रधानम साधनम किम आसीत, यानी कि बहुत प्राचीन काल में विद्या का साधन क्या था? तो श्रवणम था, मननम था, लेखनम था, या फिर लेखनम और श्रवणम दोनों था। तो अति प्राचीन काल में क्या था? श्रवणम आपका एक माध्यम था, वो भी किसके माध्यम से होता था? तो गुरु के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से आपका श्रवण होता था। गुरु आपको श्रवण करा के ज्ञान प्राप्त कराता था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखें हम लोग क्या कह रहा है, देखते हैं। ठीक है, गुरु सन्निधाने शिष्य किम किम बोधयति, गुरु के सन्निधान में शिष्य किसका किसका बोध करता था, क्या क्या बोध करता था? तो ये लिखा है गुरु सन्निधाने शिष्य वेदम व्याकरणम चारिति, वेद व्याकरण का बोध करता था। गुरु सन्निधाने शिष्य चातुर्यम प्राप्नोति, चारों तरफ बोध करता था, हर एक चीज का बोध करता था। गुरु सन्निधाने शिष्य शरीर सौष्ठवम कठोरताम चा प्राप्नोति, गुरु के सन्निधान में शिष्य जो है शरीर को अपने क्या करता था? प्रगाढ़ करता था, बल प्रदान होता था, कठोर करता था, प्राप्त करता था। ठीक है, शारीरिक शिक्षा प्राप्त करता था। या फिर गुरु सन्निधाने शिष्य न केवलम ज्ञानम प्राप्नोति अपितु सदाचारम स्वावलंबनम सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टि अपि बोधयति, कि गुरु के सन्निधान में जो शिष्य है वो न केवल ज्ञान प्राप्त करता था अपितु सदाचार स्वावलंबन सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टि अपि बोधयति। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि गुरु के सानिध्य में जो शिष्य है न केवल ज्ञान प्राप्त करता था, वो स्वावलंबी भी बनता था और सदाचार भी उसमें आता था और सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टि भी उसमें आती थी। ये हम लोगों ने गद्य में अभी पढ़ा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसे गद्य से रिलेटेड है। ये गद्य भी आपका आ चुका है सीटेट में। ठीक है, कस्य सन्निधाने कह आत्मीयताम वात्सल्यम चा अनुभवति स्व, किसके सानिध्य में किसको आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव स्वयं से होता था? तो लिखा है किसके सन्निधान में? तो देखिए गुरु सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम चा अनुभवति स्म, बिल्कुल कि राज्ञा सन्निधाने सेवका या पितु सन्निधाने मित्र सन्निधाने मित्र। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, गुरु के सन्निधान में शिष्य आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आप लोगों को उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आपको गद्य भी अच्छे से समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। काल क्रमेण या पद्धति आरब्धा तस्याह नाम किम अस्ति। समय के अनुसार काल के क्रम में एक पद्धति आरंभ हुई, उसका नाम क्या है। तस्याह नाम किम अस्ति। लेखन श्रवण पद्धति, अभ्यास पद्धति, लेखन पद्धति या श्रवण पद्धति। तो काल क्रम के आगे बढ़ने पे कौन सी पद्धति हुई है, तो आपकी लेखन और श्रवण दोनों पद्धति आ गई है। पहले सिर्फ श्रवण पद्धति थी और बाद में आपकी लेखन पद्धति भी आपकी इन्वॉल्व हो गई और आपके यंत्र के द्वारा शिक्षा देने जाने लगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। आपके 2 गद्य हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। जब 2 गद्य हम लोगों ने सॉल्व किए हैं तो उम्मीद है आपको ये गद्य समझ में आया होगा और संस्कृत पढ़ने में आपको आसानी थोड़ी बहुत महसूस हुई होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए संस्कृत की दुनिया चैनल से और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल ही आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, अभी हम लोग हिंदी का भी लाएंगे, हिंदी की पेडागोजी सॉल्व कराएंगे, हिंदी के गद्य पद्य सॉल्व कराएंगे, संस्कृत का गद्य पद्य सॉल्व कराएंगे, संस्कृत शिक्षण करवाएंगे, संस्कृत की पेडागोजी लाएंगे। तो बिल्कुल संस्कृत की दुनिया चैनल के साथ जुड़ जाइए और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म भरा है और उन्होंने संस्कृत ली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।